अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में हम जो है लेक्चर कंप्यूटर साइंस 2017 जो पास पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इस पेपर में क्या कुछ आया था, उनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी और किस पोर्शन में से कितना क्वेश्चन जो है वो उठाए गए थे, और फिर हम इसका जहाँ तक हो सका क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे कि किस तनाजुर में जो है कोई भी MCQs उठाया गया था। 2017 का पेपर बड़ा स्कैंडल का शिकार रहा था। इसके बारे में था कि ये टोटली जो है सैन फोल्डर से कापी पेस्ट है, और ये बात ठीक भी है। आप इसमें से क्वेश्चन देखेंगे तमाम के तमाम सैन फोल्डर से दिए गए हैं, तो रिलेटिवली आसान पेपर था एज़ कम्पेयर टू 2015। वो कुछ से टफ था, 2020 वाला भी से टफ था, और लेकिन जो 2021 में अब जो पेपर हुआ था लास्ट, जो लेक्चर कंप्यूटर साइंस हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो था, वो बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन उसके मुकाबले में ये काफ़ी आसान है। और चलें हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं जो मैंने समराइज़ किया है क्वेश्चन को देख के कि किस सब्जेक्ट में से इसमें से कितना पोर्शन उठाया गया था। तो ये आपको सामने शो भी हो रही होगी। तो इसमें देखें टोटल 80 क्वेश्चन थे सब्जेक्ट रिलेटेड। उसमें से सबसे ज़्यादा पोर्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का। हम अपने जितने भी सेशन हमने ये प्रिपरेटरी सेशन शुरू किए हुए हैं, इसमें मैं जब भी कोई सेशन शुरू करता हूँ या ख़ास तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट शुरू करता हूँ, तो मैं इनको बताता हूँ कि जितने भी आपके पास ये PPSC के लेक्चर के या किसी भी ITCS से रिलेटेड रिटन एग्जाम्स हैं, उसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का पोर्शन जो है वो सबसे ज़्यादा आता है। और आप देखेंगे बाकी 2015 वाला और 20 वाला भी इंशाल्लाह मैं जल्द ही डिस्कस करूँगा, उसमें आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पोर्शन जो है वो सबसे ज़्यादा रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह इसमें आप देख सकते हैं कि 80 में से 26 क्वेश्चन जो थे वो ऑपरेटिंग सिस्टम में से लिए गए थे, और बड़े ईजी सब्जेक्ट है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ से आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई इतना ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है जो हमारा मास्टर लेवल तक सब्जेक्ट है। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से 13 क्वेश्चन इसमें से उठाए गए थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है जिसको आमतौर पर इग्नोर कर दिया जाता है, और इस सिर्फ 2017 में ही इतना ज़्यादा पोर्शन आया, वगरना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। तो 10 क्वेश्चन जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से उठाए गए थे। उसके बाद डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स, जिसको हुरूफ में आप नेटवर्किंग बोलते हैं, 15 क्वेश्चन उससे इसमें से अच्छी खासी वेटेज थी। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन है बाकी सब्जेक्ट में से, जैसे कंपाइलर कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही इग्नोर करने वाला सब्जेक्ट है, लोग आमतौर पर तैयारी नहीं करते। सिर्फ 3 नंबर के क्वेश्चन इसमें से थे। कंप्यूटर ग्राफिक्स 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें से थे। वेब सिस्टम में से 7 क्वेश्चन उठाए गए थे और रिलेटिवली मुश्किल था, लेकिन इसमें से डेटाबेस का पोर्शन थोड़ा सा मुश्किल था, और कंप्यूटर जो ग्राफिक्स हैं ये थोड़ा सा वेब सिस्टम था ये थोड़ा सा मुश्किल थे। फिर SQL उसमें से 2 क्वेश्चन थे, और बाकी 2 क्वेश्चन जो है वो मिक्स थे, एक हैकिंग से रिलेटेड था और एक इसी तरह कुछ जो है जनरल क्वेश्चन था। और बाकी जो 20 क्वेश्चन जो हम जनरल पोर्शन से थे, जिसमें से इंग्लिश भी थी, जनरल नॉलेज का पोर्शन था, करंट अफेयर भी था, मैथ के 2-3 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर के 1 क्वेश्चन था, और 2 क्वेश्चन जो है वो उर्दू के थे, वो भी हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। तो टोटल ये 100 क्वेश्चन बनते हैं, तो हम इंशाल्लाह 100 के 100 को डिस्कस करेंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं हम अपना ये 2017 का लेक्चर कंप्यूटर साइंस का पास पेपर। ये मैं कोई डमी सी वाली दे देता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी देखें, पहला क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम में से लिए गया है। पहले अब मैंने वो तरतीब वाइज ही वहाँ पे बयान किए थे कि किस सब्जेक्ट में से कौन सा पोर्शन उठाया गया। तो देखें पहला क्वेश्चन क्या था, विच मॉड्यूल गिव्स कंट्रोल ऑफ द CPU टू द प्रोसेस सेलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर या स्केड्यूलर। हमें पता है कि स्केड्यूलर की जो है ना वो 3 टाइप्स हैं, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर, लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर, और एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने मुतारिफ करवाया हुआ है मीडियम टर्म स्केड्यूलर। ये पूछ रहा है, तो इसमें से पहले हम ये देख लेते हैं कि शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर का क्या काम है और लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर का क्या काम है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या करता है कि आपका जो हार्ड डिस्क में से जितने भी प्रोग्राम आपके पड़े होते हैं उनको बस उठा के जो है ना रैम के अंदर लेके आता है। अभी एग्जैक्टली जो भी वर्डिंग है उसको नहीं करना, कंसेप्ट है फोकस करना है। वो उठा के लेके आता है रैम में, ताकि उनको CPU एलोकेट हो सके। तो रैम में वो पड़े होते हैं और वेट कर रहे होते हैं कि हमारी बारी आए। जो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर होता है ना, जो रैम के अंदर पड़े हुए वेट कर रहे होते हैं CPU का, तो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर क्या करता है, उनको CPU एलोकेट करता है। तो जब हम इसको थोड़ा सा डेप्थ में जाएं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर जो है ना वो ये सिलेक्ट नहीं करता कि किसको CPU मिलना है। वो सिर्फ वो CPU देता नहीं है, वो ये सिलेक्ट जरूर करता है कि किस प्रोसेस को नेक्स्ट CPU मिलेगा, लेकिन वो CPU उसको एलोकेट नहीं करवाएगा। ये इसकी जिम्मेदारी नहीं है। ये किसकी जिम्मेदारी है, एक स्पेशल हमारे पास और सॉफ्टवेयर है जिसको हम डिस्पैचर बोलते हैं। तो ये इसका जवाब है कि शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर ने सेलेक्ट तो कर लिया कि किस प्रोसेस को नेक्स्ट CPU मिलना है, लेकिन एक्चुअल में उस प्रोसेस को CPU देगा कौन, तो ये हमारे पास है डिस्पैचर।
बड़ी मशहूर टर्म्स है, हमने जितने भी प्रिपरेटरी सेशन करवाए हैं तो जहाँ पे डिस्पैचर का पोर्शन आता है तो बकायदा मैंने लिखा भी हुआ है कि पीपीएससी के एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये डिस्पैचर इसका जवाब है। तो सेकंड क्वेश्चन था द प्रोसेसेस दैट आर रिजाइडिंग इन मेन मेमोरी एंड आर रेडी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट आर केप्ट ऑन अ लिस्ट कार्ड। अभी मैंने बताया था कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है वो हार्ड डिस्क से प्रोग्राम्स को उठा के रैम के अंदर लेके आता है और रैम में वो वेट कर रहे होते हैं कि हमें सीपीयू मिले। तो वही बात पूछी गई कि जब वो रैम में पड़े हैं और वो वेट कर रहे हैं कि हमें सीपीयू एलोकेट हो तो उसको हम स्पेसिफिक नाम देते हैं। जब वो क्यू में पड़े होते हैं उसके बारी बारी कि किसको मिलेगा वो हम बात की बात है, लेकिन वो जब सारे इकट्ठे हुए होते हैं रैम के अंदर और वेट कर रहे होते हैं तो उस क्यू को हमने स्पेसिफिक नाम दिया हुआ। बहुत मशहूर नाम इसका, बहुत वेल नोन है, रेडी क्यू। तो जब रैम में पड़े हुए प्रोसेस वेट कर रहे होते हैं कि हमें सीपीयू मिले तो जो क्यू फॉर्मेट करते हैं उसको हम बोलते हैं रेडी क्यू। ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन देखें क्या है, द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ अ प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज टर्म्ड एज। अब ये स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में से क्वेश्चन उठाया गया था कि कब एक प्रोसेस जो है वो रैम के अंदर आएगा और कब वो अपना कंप्लीट होकर एग्जीक्यूशन को खत्म करेगा। उस दौरान हम देखते हैं कि जरूरी नहीं है कि एक दफ़ा एक प्रोसेस को सीपीयू मिल जाए तो वो एक ही दफ़ा में अपने जो है एग्जीक्यूशन को खत्म कर दे। नहीं, प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम है जिसमें क्या होता है कि एक दफ़ा सीपीयू को हमने दे दिया तो उससे हम वक्ती तौर पर वापस ले सकते हैं और फिर अगेन जब अवेलेबल होगा तो दे सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जितने टाइम में वो सीपीयू पे उसने अपने आप को एग्जीक्यूट करवाया है उतना ही टाइम उसने रैम के अंदर या कह लो कि सिस्टम के अंदर स्पेंड किया है। टाइम ज़्यादा हो सकता है। तो हम यही बात उसने पूछी गई है कि वो कितना टाइम या उस टाइम का नाम क्या है कि जब एक प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर आया था और जब वो एग्जीक्यूट होकर बाहर निकला। तो इसको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं। तो वेटिंग टाइम भी वो बिल्कुल भी नहीं है, रिस्पांस टाइम भी नहीं है, थ्रूपुट भी नहीं है, तो इसको हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो ये टर्न अराउंड टाइम वो टाइम होता है कि जब एक प्रोसेस सबमिट हुआ सिस्टम के अंदर और जब उसने अपनी एग्जीक्यूशन को खत्म करके वो आउट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, विच स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम एलोकेट्स द सीपीयू फर्स्ट टू द प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट द सीपीयू फर्स्ट। स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम में काफ़ी सारे हैं, तो उनमें से वो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो इस बेस पे प्रोसेस एलोकेट करता है कि रेडी क्यू के अंदर पहले कौन सा प्रोसेस आया था तो उसको मैंने सीपीयू देना। तो अब ऑप्शंस देखते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग या नन ऑफ दिस। तो इसमें से आपको आंसर दे के ही पता चल रहा होगा कि बात ही तब वो हो रही है कि जो पहले आएगा उसको मैंने देना है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है ये इसका आंसर था। पांचवा क्वेश्चन देखें, इन प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम एक और स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम है हमारे पास प्रायोरिटी, जिसमें हर प्रोसेस के साथ एक प्रायोरिटी नंबर होता है और उस प्रायोरिटी नंबर की बेस पे हम सीपीयू एलोकेट करते हैं। जिसकी प्रायोरिटी हायर होती है उसी को हम पहले देते हैं अगर वो कंपीट कर रहा हो बाकी प्रोसेस के साथ। तो उसमें पूछा गया है क्या क्या ऑप्शन देखें, सीपीयू इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद हाईएस्ट प्रायोरिटी, क्या उसमें हम ऐसे प्रोसेस को सीपीयू देते हैं जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है। सीपीयू इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद लोएस्ट प्रायोरिटी, या हम ऐसे प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करते हैं जिसकी प्रायोरिटी सबसे लो है। तीसरा नंबर पे हमारे पास इक्वल प्रायोरिटी प्रोसेस कैन नॉट बी शेड्यूल्ड, या जिनकी प्रायोरिटी सेम है ऐसे प्रोसेस को हम शेड्यूल नहीं कर सकते। तो नहीं जनाब, इसका जवाब हमारे पास है कि हम ऐसे प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करते हैं जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है। अच्छा, सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, इन प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम, ये भी प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग से उठाया गया था। व्हेन अ प्रोसेस अराइव्स एट द रेडी क्यू, जब एक प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाता है, इट्स प्रायोरिटी इज कंपेयर विद द प्रायोरिटी ऑफ, तो उसकी प्रायोरिटी किन प्रोसेस की प्रायोरिटी के साथ कंपेयर की जाती है। पहला नंबर पे कि ऑल प्रोसेस, ऑल प्रोसेस में वो भी हैं जो रेडी क्यू में है और वो भी हैं जो अभी करंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और ऐसे प्रोसेस भी हैं जो हार्ड डिस्क के अंदर पड़े हैं। तो ऑल प्रोसेस से ये मुराद है। और दूसरे में है करंटली रनिंग प्रोसेस, या वो ऐसे प्रोसेस जो करंटली रन हो रहे हैं। और तीसरा नंबर पे था पेरेंट प्रोसेस, और चौथे पे था इनिट प्रोसेस। इनिट प्रोसेस एक ये जो जैसे आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बूट होता है तो ये सबसे पहला प्रोसेस होता है जो रन होता है, इनिट प्रोसेस कहते हैं। यानी कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी प्रोसेस रन कर रहा है ना, उसका पेरेंट प्रोसेस जो है अल्टीमेटली वो इनिट प्रोसेस होता है, इसको इनिशियल कहा जाता है, इनिशियल प्रोसेस। तो देखिए जी, ऑल प्रोसेस का तो तुक नहीं बनता हमारे पास कि जो हार्ड डिस्क में पड़ा है उनके साथ तो मैंने कंपीट नहीं करना। सेकंड नंबर पे जो मुझे मोस्ट सूटेबल लग रहा है कि हाँ मैंने उनके साथ अपनी प्रायोरिटी को कंपेयर करना है जो करंटली रनिंग है, जो इस वक्त रनिंग कंडीशन में है। तो ये इसका मोस्ट सूटेबल आंसर था। सेवंथ नंबर पे देखें, टाइम क्वांटम। तो आपको पता होगा कि राउंड रॉबिन जो स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम है उसमें क्या होता है कि हम एक टाइम स्लॉट रख देते हैं। लेट्स से 2-2 सेकंड मैंने रख दी, तो जितने भी प्रोसेस होंगे मेरे पास रेडी क्यू में बारी बारी सबको मैं 2-2 सेकंड के लिए सीपीयू एलोकेट करता रहूँगा।
बेशक उस 2 सेकंड उसने अपनी एग्जीक्यूशन खत्म की है नहीं की, तो अगर कर लिया तो फिर तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं की तो मैं उससे प्रेम्प्ट करके सीपीयू किसी अगले जो नेक्स्ट पड़ा होगा क्यों मैं उसको दे दूंगा। तो टाइम क्वांटम यही पूछा गया है कि कौन से स्केजुलिंग एल्गोरिदम में टाइम क्वांटम को डिफाइन किया जाता है। टाइम क्वांटम जैसे मैंने अभी बताया था कि 2 सेकंड, तो कुछ भी हो सकता है। शॉर्टेस्ट जॉब स्केजुलिंग में किया जाता है जी, राउंड रॉबिन में किया जाता है, या प्रायोरिटी में किया जाता है, या मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग में किया जाता है। तो मैंने बता दिया कि राउंड रॉबिन की ये प्रॉपर्टी है कि उसमें टाइम क्वांटम के हिसाब से स्केजुलिंग की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर था राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिथम। नेक्स्ट हमारे पास देखें 8 नंबर पे जो क्वेश्चन था, इन मल्टी लेवल फीडबैक स्केजुलिंग एल्गोरिथम। एक मल्टी लेवल फीडबैक होता है हमारे पास और एक सिर्फ मल्टी लेवल स्केजुलिंग एल्गोरिथम होता है। तो ये है काफ़ी सारी इसके अंदर कंसेप्चुअल सी चीज़ें हैं। तो मल्टी लेवल में क्या होता है कि आपने एक से ज़्यादा क्यूज़ को मेंटेन करना होता है, और मल्टी लेवल फीडबैक में क्या होता है कि होता वो भी मल्टी लेवल स्केजुलिंग एल्गोरिथम ही है, लेकिन उसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस एक क्यू से दूसरी क्यू में मूव कर सकता है। और यहाँ पे एक बात वजह तलब है वो ये कि मल्टी लेवल स्केजुलिंग एल्गोरिथम कोई अपने आप में एक नया स्केजुलिंग एल्गोरिथम नहीं है, बस इसमें क्यूज़ जो हैं, जैसे हम रेडी क्यू की बात करें तो रेडी क्यू जो है ना हमने एक से ज़्यादा बनाई होती है, और हर रेडी क्यू पे अपने हिसाब से कोई एल्गोरिथम वर्क कर रहा होता है। एल्गोरिथम वही है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो सकता है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हो सकता है, या शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट हो सकता है। इस तरह के 2-3 जो राउंड रॉबिन हो सकता है, यही यूज़ यही होते हैं। तो ये एक टेक्निक है, कोई अपने आप में एक एल्गोरिथम नहीं है। तो मल्टी लेवल फीडबैक में मैंने बताया कि एक प्रोसेस को एक रेडी क्यू से दूसरी रेडी क्यू में मूव कर सकते हैं। तो ये पहला जो है इसका मोस्ट सूटेबल आंसर था। अगर आपको इसको में मज़ीद समझना है कि रेडी क्यू क्या है, तो आप मेरे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो मैं यूट्यूब चैनल पे एक करके अपलोड कर रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम की, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी आप वहाँ से देख सकते हैं, या आप हमारा जो प्रिपरेटरी सेशन है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो हम 2 मंथ का सेशन स्पेसिफिकली लेक्चर कंप्यूटर साइंस के लिए टाइम टू टाइम हम कंडक्ट करवाते रहते हैं। अभी भी हमारा एक सेशन जो है वो करंटली रनिंग में है। अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो मुझसे आप कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। अच्छा 9 नंबर पे क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी शेड्यूल्ड बाय द कर्नल। ऐसी कौन सी थ्रेड्स हैं जिनको कर्नल स्केड्यूल नहीं कर सकता। पहले नंबर पे है कर्नल लेवल थ्रेड्स, दूसरे नंबर पे है यूजर लेवल थ्रेड्स, तीसरे नंबर पे है प्रोसेस, ये चौथे पे है नन ऑफ द मेंशन्ड। तो देखें हम थ्रेड्स की भी 2 टाइप्स की थ्रेड्स होती हैं, कर्नल लेवल थ्रेड होती हैं या यूजर लेवल थ्रेड होती हैं। जो कर्नल लेवल थ्रेड्स होती हैं उनकी तमाम मेंटेबिलिटी और जितनी भी उनको स्केड्यूल करने की जिम्मेदारी होती है वो कर्नल की बजाय खुद होती है। जबकि यूजर लेवल थ्रेड क्या होती है कि कर्नल को पता ही नहीं होता कि आपकी एप्लीकेशन में कोई थ्रेडिंग जो है वो इंप्लीमेंट हुई है, कर्नल अवेयर नहीं होता थ्रेडिंग से। तो जो यूजर लेवल थ्रेड्स होती हैं उनको मेंटेन करना, उनको स्केड्यूल करना भी जिम्मेदारी होती है थ्रेड लाइब्रेरी की। जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें आप कोड कर रहे हो वही आपको थ्रेड लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है, उसी के थ्रू आप इनको मैनेज करते हो। तो कर्नल लेवल थ्रेड को तो कर्नल मैनेज कर सकता है, लेकिन यूजर लेवल थ्रेड को कर्नल नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि इस तरह की कोई थ्रेड भी है। यूजर लेवल थ्रेड्स होती हैं थ्रेड लाइब्रेरी के थ्रू मैनेज्ड। तो ये हमारे पास इसका बी क्वेश्चन का 9th क्वेश्चन का जो ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट। 10th नंबर पे देखें, अ प्रोसेस रेफर्स टू 5 पेजेस। एक प्रोसेस को हमने पेजिंग के थ्रू इंप्लीमेंट किया हुआ है, 5 पेजेस में उसको डिवाइड किया हुआ है। पेजिंग क्या है, अगर आप ये भी देखना चाहते हो तो आप मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर जो मैं 1 by 1 करके अपलोड कर रहा हूँ तो उसमें आप देख सकते हैं। ABCDE ये हमने पेजेस में डिवाइड किया हुआ है, और वो इस ऑर्डर में जो है ना वो रेफर किए जा रहे हैं। सबसे पहले A पेज रेफर किया जा रहा है, फिर B पेज, फिर C पेज, फिर D पेज, फिर अगेन A पेज, फिर B पेज, फिर E पेज, फिर A पेज, फिर B, C, D, E, इस तरह करके इनको रेफर किया जा रहा है। अच्छा पूछा क्या जा रहा है हमसे, इफ द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज FIFO, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अगर आप पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इस पे इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो नंबर ऑफ पेज ट्रांसफर विद एन एम्प्टी इंटरनल स्टोर ऑफ 3 फ्रेम, तो आपको एलोकेट किए गए हैं इस प्रोसेस को 3 फ्रेम्स, और एल्गोरिथम है FIFO। तो आपने इस स्ट्रिंग को रन करना है 3 फ्रेम के साथ और बताना है कि कितने पेज फॉल्ट आकर हुए हैं। तो आप ये कर लें, सिंपल सी बात है, तो आपको चल जाएगा कितने पेज फॉल्ट हुए। मैंने चूंकि पहले किए हुए हैं तो इसका करेक्ट आंसर था 9। अब इसको करके देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि कैसे हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इस पर बाकायदा एक 2-4 मिनट की अलग से वीडियो बना के अपलोड कर भी दूँगा। अच्छा 11 नंबर पे देखिए, जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ मेमोरी पेज कंटेन्स अ हेविली यूज्ड वेरिएबल दैट वाज इनिशियलाइज्ड वेरी अर्ली एंड इज इन कांस्टेंट यूज। कह रहा है कि एक ऐसा हमारे पास कोई वेरिएबल है, कोई पेज लगा लें आप, कि जो शुरू में हमारे पास आया था और अभी भी मुसलसल यूज़ हो रहा है। पेज रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, तो एक ऐसा पेज था जो शुरू में हमारे पास प्रोसेस के लोड होते वक्त आ गया था और अभी भी वो यूज़ हो रहा है, लेकिन होता क्या है कि उसको रिमूव कर दिया गया है। तो देखें
अगर कोई पेज, काफ़ी सारे टेक्निक्स है हमारे पास पेज रिप्लेसमेंट की, तो उसमें एक ये भी है कि जो जितना ज़्यादा पेज ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना, उसको आप रिमूव नहीं करते, जो कम यूज़ हो रहा है उसको कर देते हो। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड है जैसे कि मैं बता रहा हूँ। तो लेकिन वो कह रहा है कि एक पेज है जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो मेमोरी से जो है ना रिमूव कर दिया गया। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम था जो ये कर सकता है। आया वो फीफो था, आया वो लीस्ट रिसेंटली यूज था, या लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज था, नन ऑफ द अबव। देखो फीफो एक हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है कि जो बेशक कोई पेज जितना मर्जी ज़्यादा यूज़ हो रहा हो, कम यूज़ हो रहा हो, तो जैसे 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 नया पेज आता रहेगा ना, तो वो रिमूव होता रहेगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, मतलब फर्स्ट मतलब 3 फ्रेम मुझे दिए गए हैं, तो ए बी सी मैंने 3 फ्रेम्स एलोकेट कर दिए हैं 3 पेजेस में। तो चौथा पेज डी आएगा ना, मैंने एक तो रिमूव करना ही करना है। बेशक ए जो है ना अभी मेरे पास जितना मर्जी यूज़ होता रहो, मैं उसको रिमूव करके फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के थ्रू जो है ना डी को जगह दे दूँगा। तो फीफो एक ऐसा है जिस जो लाजमी रिमूव करेगा बेशक जितना मर्जी पेज यूज़ होता रहा। तो फीफो इसका मोस्ट सुटेबल आंसर था। 12th नंबर पे क्वेश्चन देखिए, यूजर्स खाली जगह दैट देयर प्रोसेस आर रनिंग ऑन अ पेज्ड सिस्टम। जब मैं पेजिंग पढ़ा रहा था अपने सेशन वालों को, अगर वो कोई एक वीडियो देख रहा तो मैंने बताया था कि पेजिंग जो है ना वो यूज़र को नहीं पता होता कि सिस्टम में इंप्लीमेंट हुई है कि नहीं। यूज़र यही समझता है कि मैंने डबल क्लिक किया किसी भी प्रोग्राम पे, वो पूरे का पूरा प्रोग्राम रैम के अंदर आ गया और मैं पूरे का पूरा प्रोग्राम ही जो है ना एक ही वक्त में रन कर रहा हूँ। लेट्स से मैं गेम के एग्जांपल ले लेता हूँ कि कोई GTA टाइप की गेम है, आपने डबल क्लिक किया GTA में, तो आप ये समझते हैं कि पूरी की पूरी GTA गेम 80-90 GB जितने की भी है वो आपकी रैम में आ चुकी है और आप उसको रन प्ले कर रहे हो। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। पेजिंग क्या कहती है कि जिनकी अभी करंटली ज़रूरत है ना, सिर्फ वही कोड उठा के रैम के अंदर लेके आओ। लेट्स से कि अभी आप एक मिशन कर रहे हो, हेलीकॉप्टर वाला GTA वाइस सिटी का बड़ा मशहूर मिशन है, तो पेजिंग के थ्रू क्या होगा, सिर्फ जो GTA वाइस सिटी का हेलीकॉप्टर वाला मिशन है सिर्फ उसका कोड आपकी रैम के अंदर आएगा, बाकी कोई भी कोड है बाकी जितने मिशन है उसका नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको उसको जरूरत नहीं है आपकी। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं पता होता कि आप ये समझते हैं कि पूरी की पूरी गेम का जितना भी कोड है वो हमारे अंदर जो है ना रैम के अंदर पड़ा है और वो रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यही पूछा गया कि क्या यूज़र को पता होता है कि आप एक पेज सिस्टम पे वर्क कर रहे हो? तो नहीं जी, नहीं पता होता। तो इसका जो भी ऑप्शन था कि अनअवेयर होते हैं यूज़र, ये इसका मोस्ट सूटेबल आंसर था। 13 नंबर पे क्वेश्चन देखिए, द एम ऑफ क्रिएटिंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज टू। कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को क्रिएट करने का मकसद क्या है? रिप्लेस पेज फास्टर, कि आप पेज फास्टर रिप्लेस पेज को फास्टर रिप्लेस करें। दूसरा नंबर पे है इंक्रीज द पेज फॉल्ट रेट, कि आपको पेज फॉल्ट रेट इंक्रीज करना है। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। डिक्रीज द पेज फॉल्ट रेट, कि आपको डिक्रीज करना है पेज फॉल्ट रेट। बिल्कुल। पेज फॉल्ट जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि पेजिंग में हमने क्या किया होता है, एक प्रोसेस को मुख्तलिफ पेजेस में डिवाइड किया होता है। तो जब CPU कोई ऐसा कोड या कोई ऐसा वेरिएबल कहता है कि मुझे उस डाटा उठा के दो, और वो ऐसे पेज में वो कोड लिखा गया है जो करंटली आपने रैम के अंदर लोड नहीं किया हुआ, तो फिर आप हार्ड डिस्क में जाते हो, वहाँ से वो पेज उठा के रैम के अंदर लेके आते हो, तो उसको हम कहते हैं कि एक पेज फॉल्ट आकर हो गया। तो हमारी कोशिश होती है कि हम लो से लो पेज फॉल्ट हमारे पास हो। क्यों? क्योंकि देखो जितना देर में पेज फॉल्ट हो रहा होता है ना, CPU कोई यूजफुल वर्क नहीं कर रहा होता। तो पेज फॉल्ट सर्विस रूटीन इसको कहते हैं कि पेज फॉल्ट अकर होने से लेके वो पेज हार्ड डिस्क से उठा के रैम में लोड करने का जो टाइम है, पेज फॉल्ट सर्विस रूटीन, ये कम से कम होना चाहिए ताकि CPU की यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो सके। तो हमारे पास पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का काम यही है कि हमने पेज फॉल्ट को डिक्रीज करना है, रेट को कम से कम पेज फॉल्ट हो। ये जो C नंबर पे ऑप्शन था ये मोस्ट सूटेबल था। 14 नंबर पे क्वेश्चन देखें, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, पहली बात आप नोट कर लें कि ये इन रियलिटी या इन ऑपरेशनल ये एग्जिस्ट नहीं करता। इस तरह कोई एल्गोरिथम नहीं है जो ऑप्टिमल आपको पेज रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करे। तो फिर ये क्यों बनाया गया है? ये बनाया गया स्टडी पर्पज़ के लिए कि एक ऐसी चीज़ है जो मैक्सिमम आपको एफिशिएंसी दे रही है, मैक्सिमम थ्रूपुट दे रही है। तो बाकी जो भी बनाए जाएंगे इसके साथ कंपेयर किए जाएंगे, तब उनकी एफिशिएंसी या थ्रूपुट जो है हमारे पास आएगी कि ये कितना एफिशिएंट है। ऑप्टिमल में क्या होता है कि आपको एक तरह से जादू आ जाता है आपके पास, क्या कि आप फ्यूचर में देख सकते हो। फ्यूचर में ये देखते हो कि यार इस प्रोसेस का कौन सा ऐसा पेज है जो फ्यूचर में सबसे लास्ट में यूज़ होगा, यानी कि बहुत देर तक यूज़ ही नहीं होगा, और अगर वो उस वक्त रैम के अंदर पड़ा है तो उसको रिमूव करो। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास 4 पेजेस पड़े हैं एक प्रोसेस के A B C D, और मैं किसी तरह से फ्यूचर में देख सकता हूँ कि फ्यूचर में यार D पेज ऐसा है जिसको ये दोबारा से यूज़ नहीं करेगा। तो मैं क्या करूँगा, जैसे कोई नेक्स्ट पेज की डिमांड की जाएगी और मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा ना, तो मैं D को रिमूव कर दूँगा, उसकी जगह ले आऊँ। क्यों? क्योंकि D को मुझे दोबारा यूज़ ही नहीं करना इन फ्यूचर भी। तो क्योंकि आप फ्यूचर में तो नहीं देख सकते, तो इसलिए ये जो है ना सिर्फ एक आइडियल कह लो कि या ख्याली कह लो, एक एल्गोरिथम है, एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके ऑप्शन हैं, देखो क्या करता है, रिप्लेस द पेज दैट हैज़ बीन नॉट यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसे पेज को रिप्लेस करेगा जो
प्रीवियसली काफ़ी देर से यूज़ नहीं हुआ, नहीं ये नहीं है, मैंने इसके इम्प्लीमेंटेशन आपको बता दिया। दूसरे नंबर पे देखो, रिप्लेस द पेज दैट हैज़ बिन यूज फॉर लॉन्ग टाइम, ऐसा पेज जिसको काफ़ी देर से यूज़ किया जा रहा है, नहीं जनाब। रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसा पेज को रिप्लेस करेगा जिसको काफ़ी आगे फ्यूचर में काफ़ी देर तक वो यूज़ नहीं होगा। हाँ, ये ऑप्शन इसका करेक्ट था, ऐसा पेज रिप्लेस करो जो इन फ्यूचर आपको काफ़ी देर बाद जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। 15 नंबर पे देखें, FIFO रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम एसोसिएट विद ईच पेज द, कि इन FIFO रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में हर पेज के साथ क्या होता है, क्या एसोसिएट किया जाता है। टाइम इट वाज ब्रॉट इनटू मेमोरी, वो टाइम जिसमें वो एक मेमोरी के अंदर इंटर हुआ है, यानी कि रेडी क्यू में इंटर हुआ है। साइज ऑफ द पेज इन मेमोरी, पेज आफ्टर एंड बिफोर इट, ऑल ऑफ द अबव, नहीं जनाब। तो FIFO में क्योंकि हमने देखना होता है कि कोई पेज किस वक्त आया है, जो पहले आया होगा उसको हमने CPU एलोकेट करना है, तो हमें उसका टाइम इंटरवल जो है ना वो नोट करना होता है कि ये इस वक्त आया है, जो और जो फॉर एग्जाम्पल 10:01 पे कोई प्रोसेस मेरी रेडी क्यू में इंटर हुआ है और एक 10:02 पे हुआ है, दोनों ने रिक्वेस्ट कर दिया कि मुझे CPU दो, तो मैं देखूँगा पहले कौन आया और पहले मुझे कौन पता चलेगा, क्योंकि हर पेज के साथ मैंने एक टाइम एसोसिएट किया होगा, 10:01, 10:02, तो जो पहले होगा उसको मैं दूंगा। तो पहले नंबर वाला ऑप्शन जो है कि वो टाइम जिसके अंदर वो आता है रेडी क्यू के अंदर, वो हमने एसोसिएट किया होता है, तो ये इसका मोस्ट सूटेबल आंसर था। 16 पे देखें, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की बात हो रही है, इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट बिकॉज, अभी मैंने बता दिया ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, उसमें डिफिकल्टी क्या है, देखो आप ऑप्शन पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, नहीं। इट रिक्वायर्स फ्यूचर नॉलेज ऑफ द रेफरेंस स्ट्रिंग, बिल्कुल आपको फ्यूचर में देखना पड़ता है, तो आप इसी को कोई ऑप्शन को सिलेक्ट करो। इट इज़ टू कम्प्लेक्स, इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, ये सारे इतने कोई सूटेबल आंसर नहीं है जो जितना ये है जो मैंने बता दिया आपको। 17 नंबर पे देखो, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज की बात हो रही है। इस रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में हर पेज के साथ क्या चीज़ एसोसिएट की जाती है। टाइम इट वाज ब्रॉट इनटू मेमोरी, नहीं, ये तो FIFO के साथ होती है। टाइम ऑफ द पेज लास्ट यूज, हाँ, लीस्ट रिसेंटली यूज कहता है कि अगर आपको पेज रिप्लेस करना है तो आप ऐसा पेज ढूंढो जिसको आपने काफ़ी देर से यूज़ नहीं किया, और हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमने काफ़ी देर से इसको यूज़ नहीं किया ना, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर भी हम इसको काफ़ी देर तक यूज़ ना करें। तो लीस्ट रिसेंट यूज में ये होता है कि जो आपने काफ़ी देर से यूज़ नहीं किया उसको रिप्लेस करना है। तो सेकंड नंबर वाला जो था कि टाइम ऑफ दैट पेज लास्ट यूज, के लास्ट यूज उसका टाइम आपने नोट करना है, ताकि आपको डिसाइड करने में आसानी रहे कि किस पेज को रिप्लेस करना है। लेट्स से एक पेज जो है वो 10:01 पे यूज़ हुआ था, दूसरा हुआ था 10:20 पे, और एक हुआ 10:30 पे। तो इनमें से आपने तीनों में से कोई एक निकालना है ना, तो आप ऐसा निकालोगे जिसको आपने काफ़ी देर से यूज़ नहीं किया, और वो है जो 10:01 पे यूज़ हुआ था। ये बात यहाँ पे लिखी गई है, वो टाइम जिसमें वो लास्ट यूज़ हुआ है वो आपने नोट डाउन करना होता है। 18 नंबर पे देखो, अच्छा, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, अच्छा ये जनरल नॉलेज के पोर्शन में से आ गया था, तो क्योंकि ये आया इसी तरह हुआ तो फिर मैंने इसी तरह उसको कॉपी पेस्ट कर दिया है बुक में से देख के। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल, कि कीमतें खरीद जो है या कॉस्ट प्राइस कह लो 20 आर्टिकल की बिल्कुल ऐसी ही है कि अगर आप X आर्टिकल, कुछ आर्टिकल्स को सेल करो, अच्छा, इफ द प्रॉफिट इज 25%, और अगर आपने 25% प्रॉफिट लेना है तब X की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आप इसको करके देख सकते हो, सिंपल, ये जो हमारे पास है फीसद वाला क्वेश्चन है, तो इसका क्वेश्चन जवाब आता है 16। तो आप ये करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगी कि कैसे हुआ। 19 नंबर पे क्वेश्चन है वो देखें, CPU फैचेज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ, आपको पता है कि बड़ा मशहूर एक रजिस्टर है PC जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर बताता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होगी, और जो उसमें एड्रेस पड़ा होता है। लेट्स से मैं PC में देखता हूँ तो मुझे 401 एड्रेस मिलता है, तो मुझे पता चल गया कि नेक्स्ट जो एग्जीक्यूट होगी ना इंस्ट्रक्शन वो 401 पे पड़ी होगी, तो मैं वहाँ पे जाकर उसको फैच कर लो, तो मैं इसे बना दूँ CPU। तो ये बात लिखी हुई है कि CPU फैच करता है इंस्ट्रक्शन मेमोरी से किसकी वैल्यू के मुताबिक, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू के मुताबिक, स्टेटस रजिस्टर की, IR यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बताता है कि करंटली कौन सी रनिंग हो रही है, या प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। तो मैंने बता दिया है कि PC यानी कि प्रोग्राम काउंटर के हिसाब से वो देखता है कि नेक्स्ट कौन सी एग्जीक्यूट करनी है, तो उसी को फैच करता है। 20 नंबर पे देखें क्वेश्चन, अ मेमोरी बफर यूज्ड टू अकोमोडेट अ स्पीड डिफरेंस इज कॉल्ड। तो बफर का मतलब यही है कि वो स्पीड डिफरेंस जहाँ पे हो वहाँ पे यूज़ होता है। कि लेट्स से मैं अभी एक मोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि आपके पास जो डाटा आ रहा है ना यूट्यूब के सर्वर से, वो स्लो आ रहा है क्योंकि आपका डाटा कनेक्शन स्लो है। लेट्स से कि 1 सेकंड में जो है ना वहाँ पे 10 फ्रेम जो है ना वो आप डाउनलोड कर रहे हो, और आपका जो कंप्यूटर है या मोबाइल जो है ना वो कम से कम
30 फ्रेम पर सेकंड जो है ना वो रन करता है। तो आ 10 रहे हैं और रन उसने 1 सेकंड में 30 कर दे तो वो नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा, वो थोड़ी देर के लिए आपको, जिसका आप कहते हैं कि बफरिंग हो रही है, थोड़ी देर के लिए आपको वेट करवाएगा। क्यों? ताकि जो 10-10 करके 3 सेकंड में 30 फ्रेम आ जाए, तब वो उनको जो है ना वो आगे प्ले करके आपको दिखाए। तो बफर हम बोलते हैं उसको जहाँ पे स्पीड डिफरेंस आ जाता है और आपको थोड़ा सा मतलब कह लो कि वो अकोमोडेट करने के लिए कोई एक मेमोरी प्रोवाइड की जाती है। तो यही पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा बफर है जो स्पीड डिफरेंस के लिए है। तो स्लैक पॉइंटर, कैश, अकोमोडेटर और डिस्क बफर। तो कैश हमारे पास ऐसा है जो हमने स्पीड डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए इम्प्लीमेंट किया था। तो ये मेमोरी है, बफर भी मेमोरी ही होता है, तो लेकिन हमने स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है उसको कैश। 21वें नंबर पे क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू। तो दो किस्म के एड्रेस होते हैं, ये आप जब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट पढ़ेंगे, या आपने अगर नहीं पढ़ा हुआ तो मेरा जो लेक्चर अपलोड हुआ है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट पे, उसमें आप देख सकते हैं। एक ऐसे एड्रेस होते हैं जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम या कह लो कि सीपीयू जनरेट करता है, और एक उसके मुतबादिल एक हमारे पास एक्चुअल एड्रेस होता है। जो सीपीयू जनरेट करता है वो वर्चुअल एड्रेस होता है, तो एक्चुअल नहीं होता, तो फिजिकल नहीं होता, तो उसको हम लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। तो ये ऑप्शन जो इसका है सी, वो करेक्ट आंसर था। 22 नंबर पे देखिए, रन टाइम मैपिंग फ्रॉम वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस इज डन बाई। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में ये चीज़ होती है कि जो सीपीयू एड्रेस जनरेट करता है उसके अगेंस्ट आपको एक्चुअल फिजिकल एड्रेस जो है वो रिट्रीव करना होता है। और वो कैसे होता है, अगर आपने देखना है तो मेरा जो टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, उसमें आप इसी को देख सकते हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का ये काम है कि वो लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करें। 23 नंबर पे क्वेश्चन देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच सिस्टम स्टोर्स एंड रिट्रीव्स डाटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज फॉर यूज इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड। कि एक ऐसी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, 3-4 मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक हमारे पास, पेजिंग है, सेगमेंटेशन है, और पेज सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेड पेजिंग है, वर्चुअल मेमोरी है, ये सारी हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स है। तो उनमें से पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी है जो स्टोर और रिट्रीव करती है डाटा सेकेंडरी स्टोरेज में से। तो हमें पता है कि हम जब पेजिंग करते हैं तो बाकी पेजेस हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज में महफूज रहते हैं, तो वहीं से सिस्टम जो उठा के लाता है। तो पेजिंग इसका जो है हमारे पास बल्कि आप देखोगे तो सिर्फ पेजिंग ही एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, बाकी तो कोई भी नहीं है। तो पेजिंग इसका मोस्ट सूटेबल आंसर है। 24 नंबर पे देखिए, द इंटरप्ट रिक्वेस्ट टाइम इज अ पार्ट ऑफ। जब भी कोई इंटरप्ट आती है तो वहाँ से एक सिग्नल जाता है सीपीयू को। तो सिग्नल के जाने में उसके बाद सीपीयू देखता है कि इसके अगेंस्ट, इसको सॉल्व करने के अगेंस्ट कोड हमारे पास कहाँ पड़ा है, जिसको हम इंटरप्ट सर्विस फैक्टर कहते हैं। और फिर इंटरप्ट सर्विस फैक्टर में जाके उस कोड को रन करना, तो ये सारा टाइम कहलाता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ISR भी हम इसको बोलते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट टाइम है वो किसका पार्ट है, आइए वो डाटा लाइन का है, कंट्रोल लाइन का है, एड्रेस लाइन का है, या नन ऑफ द दीज है। तो हमारे पास कंट्रोल लाइन है, सिग्नल्स वगैरह आने जाने में जितना भी काम है ये हमारे पास कंट्रोल लाइन के थ्रू होता है। तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट टाइम भी कंट्रोल लाइन का ही पार्ट है। 25वें नंबर पे क्वेश्चन देखिए, द रिटर्न एड्रेस फ्रॉम द इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज स्टोर्ड ऑन। कि जो रिटर्न एड्रेस होता है आपका ISR से, वो आपका कहाँ पे स्टोर होता है। तो हमारे पास प्रोसेसर का स्टैक होता है जहाँ पे ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन से जो एड्रेस रिटर्न हो रहा होता है वहाँ पे स्टोर किया जाता है। अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो हमारे टॉपिक है इंटरप्ट पे, आप उस चीज़ को देख सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद है। 26 पे देखें, द सिग्नल सेंट टू द डिवाइस फ्रॉम द प्रोसेसर टू द डिवाइस आफ्टर रिसीविंग एन इंटरप्ट इज। क्या होता है, जब इंटरप्ट आती है तो इंटरप्ट जिस भी डिवाइस से आ रही होती है वहाँ से सिग्नल जाता है सीपीयू को, और उसके बाद जब सीपीयू पे सिग्नल चला जाता है तो सीपीयू उस डिवाइस को एक और सिग्नल भेजता है कि भाई मैंने आपका जो सिग्नल था इंटरप्ट वाला वो रिसीव कर लिया है। क्योंकि अगर सीपीयू उसको इन रिटर्न एक रिस्पांस नहीं भेजेगा ना, तो डिवाइस बार बार जो है ना सीपीयू को सिग्नल भेजता रहेगा कि मेरे अंदर इंटरप्ट आ गई है, मुझे पहले आप जो है ना हैंडल करो। तो सीपीयू जैसे ही एक इंटरप्ट सिग्नल रिसीव करता है ना, तो इन रिटर्न एक सिग्नल उस डिवाइस को भेज देता है रिस्पांस के तौर पे कि भाई आप मुझे बार बार ना भेजना, मैंने आपका इंटरप्ट सिग्नल रिसीव कर लिया है। तो उसी का पूछा जा रहा है जो सीपीयू से दोबारा उस डिवाइस की तरफ जाता है, उस सिग्नल का क्या नाम है। क्या इंटरप्ट एक्नॉलेज है, रिटर्न सिग्नल है, सर्विस सिग्नल है, या परमिशन सिग्नल। तो इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, वो नाम है इंटरप्ट नॉलेज। तो इंटरप्ट नॉलेज उस सिग्नल का नाम है जो सीपीयू से अगेन जाता है डिवाइस की तरफ रिस्पांस में कि हाँ मैंने आपका इंटरप्ट जो सिग्नल था वो रिसीव कर लिया।
तो ये हमारा कंप्यूटर साइंस का पोर्शन था। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी होगी, तकरीबन आधे घंटे की, तो यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं। तो नेक्स्ट पोर्शन में इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद आगे वाले जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, और जो पार्ट 2 होगा।